मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डीएनवाईएस का क्लास का टॉपिक है फर्स्ट एड फॉर ड्रोनिंग एंड हार्ट अटैक। मतलब जब भी ड्रोनिंग होगा, ड्रोनिंग मतलब कोई पानी में अगर डूबता है तो उसके लिए फर्स्ट एड आप क्या दोगे, और अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके लिए आप लोग क्या फर्स्ट एड दोगे, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ड्रोनिंग में देखेंगे हम लोग कि ड्रोनिंग क्या है, फिर उसका साइन सिम्टम्स क्या है, फिर उसका फर्स्ट एड कैसे देंगे, और फिर बाद में हम लोग हार्ट अटैक देखेंगे। उसमें भी सेम हार्ट अटैक क्या है, उसके साइन सिम्टम्स क्या है, और फिर उसका फर्स्ट एड कैसे देंगे, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है ड्रोनिंग। अब ड्रोनिंग क्या है, मतलब डूबना, पानी में डूबना, उसे कहते हैं ड्रोनिंग। ठीक है। अब ड्रोनिंग दो प्रकार का हो सकता है। एक तो कोई सुसाइड करता है, मतलब कोई सुसाइड करता है ना, मतलब पानी में कूद जाता है खुद होकर, तो वो एक प्रकार हो सकता है। या फिर कोई अचानक गिर सकता है, जैसे कि कई पहाड़ी इलाके में हम लोग जा रहे हैं तो पैर घसर के पानी में गिरते हैं हम लोग। या फिर जहाँ भी पानी का एरिया, अगर वहाँ पे चिकलन है, फिसली फर्श है, ठीक है, तो पैर घसर कर हम लोग गिर सकते हैं गलती से। तो ऐसे टाइम क्या होता है, पानी में डूबने लगता है, जो भी पर्सन है पानी में डूबने लगता है, क्योंकि हर किसी को स्विमिंग नहीं आता है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या फर्स्ट एड दोगे, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग खुद अगर गिरते हैं, हो सकता है कि हम लोग खुद भी कभी गिर जाए, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, कौन से हम लोग टिप्स यूज़ कर सकते हैं, ये सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब ड्रोनिंग मतलब जैसे इसमें दो टाइप्स है, एक तो अचानक गिरना बाय मिस्टेक, या फिर सुसाइड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग ऐसा विक्टिम देखते हैं जो पानी में डूब रहा है, तो सबसे पहले हम लोग आजू बाजू में जो भी लोग हैं उनसे हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तीन चार लोग जब रहेंगे हम लोग, उसमें कुछ अलग अलग कुछ टिप्स की मदद से, कोई सपोर्ट की मदद से उसको बचा सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी पर्सन डूब रहा है तो वो पास में है या दूर है, क्योंकि ऐसे इसमें जो भी हम लोग एक्शंस लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो थोड़े फास्ट लेने पड़ते हैं और सही लेने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग जोश में आकर कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, तो हम लोग के लिए भी खतरा हो सकता है और आगे वाले पर्सन के लिए भी वो खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले हमें खुद को सेफ रखना है, बाद में खुद को सेफ रखते हुए आगे वाले को बचाना है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जोश में आकर, कोई अगर डूब रहा है तो हम लोग फटाक से पानी में खुद ही मार लेते हैं, फिर चाहे हमें तैरना आए या ना आए, चाहे उसको हम लोग बचा सके या ना बचा सके, हमें उसके कुछ तरीके पता हो या ना हो, लेकिन हम लोग डायरेक्ट खुद ही मार देते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है। खुद को सेफ रखिए, और जब हम लोग खुद सेफ रहेंगे तभी हम आगे वाले पर्सन को बचा पाएंगे, उसके लिए कुछ तरकीबें सोच पाएंगे। ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो पहले थोड़ा सा शांत हो जाना है और कुछ राइट डिसीजन लेना है, हम लोग कुछ अच्छा सोचना है ताकि उसको हम लोग बचा सके। ठीक है। अगर पर्सन पास में ही है, अब होता है ना कि पानी में अगर डूब गया है तो थोड़ी दूर पे होता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें उसके पास फेंकिए ताकि उसको पकड़ के वो बाहर आ सके। ठीक है। अगर हम लोग उसको खींच के बाहर निकाल सकते हैं तो उसको खींच के बाहर निकालिए, लेकिन कभी पर्सन जो भी विक्टिम है उसके पास नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग उसके एकदम पास चले जाएंगे तो जो भी डूबता हुआ पर्सन होता है वो बचने की कोशिश करता है, तो आपको पूरी तरह से वो पकड़ लेगा, आपको वो चिपक जाएगा। ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखना है। एक तो उसका हाथ पकड़ के खींचना है या फिर उसके बाल पकड़ के खींचना है। ठीक है, लेकिन आप उससे थोड़ा सा दूर रहिए, उसको खुद को पकड़ने नहीं देना है। अगर वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसका हाथ झटकना है, सिर्फ एक हाथ से, या फिर उसके बालों को पकड़ के उसको बाहर निकालना है। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई कि अगर वो पास में अगर है तो। लेकिन अगर वो दूर है तो फिर हम लोग दूसरे पर्सन की मदद ले सकते हैं। मतलब एक किसी को अगर तैरना आता हो
तो उसको भेजिए, ठीक है। या फिर हमें खुद तैरना आता है तो हम लोग फिर तैर कर जाइए और उसको बचाइए। या फिर हमारे पास अगर कोई लाइफ गार्ड है तो उसकी मदद से हम लोग उसको बचा सकते हैं। कोई रोप है तो उसकी मदद से बचा सकते हैं। अगर लाइफ जैकेट है, या फिर कई बार आजू बाजू में बड़ी बड़ी कैन होती है, तो अगर वो कैन खाली है तो वो उसके पास फेंकिए, ताकि उसकी मदद से वो ऊपर फ्लोट हो सके, तैर सके, ठीक है। और फिर इमरजेंसी कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब ऐसे इसमें हम लोग इमरजेंसी कांटेक्ट, जैसे कि रेड क्रिस्ट आपको बताया था मैंने कल, तो उसको कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से आकर उसे बचा सके। या फिर कोई भी अगर कंडीशन, अगर सीवियर कंडीशन आ रही है तो उसको वो सॉल्व कर सके, देख सके, ठीक है। अब ये एम्बुलेंस आने तक या फिर जो भी रेड क्रिस हमने कांटेक्ट किया है उनके आने तक हम लोग जो हमसे हो सकता है वो चीज़ें हमने करनी है, और उसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट। मतलब कम से कम चीज़ों में हम आगे वाले पर्सन के हार्मनेस को, उसकी इंजरी को कैसे रोक सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट, ठीक है। अब पर्सन को हमने कैसे भी करके बाहर निकाल लिया है, तो अब इसके बाद हमारा फर्स्ट एड शुरू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पर्सन को नीचे लिटा देंगे, उसके बैक पे, मतलब सुपाइन पोजीशन में उसकी कमर के बल उसको लिटा देंगे, सीधे फर्शी पे, फ्लैट सरफेस पे। फिर उसको चेक करेंगे कि उसका ब्रीदिंग चल रहा है क्या, ठीक है। ब्रीदिंग चल रहा है क्या हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसकी नाक के पास हम लोग हाथ लगाइए, उसके चेस्ट को चेक करिए, तो हमें पता चलेगा कि वो ब्रीदिंग ले रहा है या नहीं। अगर ब्रीदिंग ले रहा है तो उसको आवाज़ दीजिए, ज़ोर से उसके कान के पास आवाज़ देना है, ताकि वो थोड़ी कॉन्शियसनेस में आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा कॉन्शियस में होगा तो आपकी आवाज़ को सुन सकेगा और उसको रिस्पॉन्स कर सकेगा, ठीक है। अगर फिर भी आपकी आवाज़ की वजह से अगर वो नहीं उठ रहा है तो उसके शोल्डर को हिलाइए, ठीक है। उसके हाथ को, उसके शोल्डर को हिलाइए और फिर उसको आवाज़ दीजिए, ओके। अब ऐसे में फिर अगर फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर बाद में हमें कोई कॉल असिस्टेंस करना है, मतलब एम्बुलेंस को बुलाना है, ओके। अब एम्बुलेंस के लिए नंबर कौन सा रहेगा, 112, ये एम्बुलेंस का नंबर है, या फिर 977, ये रेड क्रिसेंट का नंबर है। मतलब ऑल इन वन ये जो इमरजेंसी होती है उसमें ये मदद करते हैं, तो इन्हें ये कांटेक्ट करना है। आप लोग करिए, या फिर जो आपके पास में जो पर्सन खड़े हैं उनको बोलिए, और उनके आने तक फिर हम लोग को आगे हमारा फर्स्ट एड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पहले हमने ब्रीदिंग चेक कर लिया, ब्रीदिंग अगर ले रहा है तो उसको आवाज़ देकर कॉन्शियस में लाना है, ठीक है। फिर अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर बाद में उसके पल्स रेट चेक करना है, मतलब उसके पल्सेस चल रहे हैं क्या, वो चेक करना है। तो पल्सेस में भी हमने देखा था कि कई प्रकार के हम लोग पल्सेस चेक कर सकते हैं, जैसे कि एक हमारे एडम्स एप्पल, मतलब जो विंड पाइप होता है वहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड पल्स। फिर बाद में हमारे हाथ के पास हम लोग चेक कर सकते हैं ब्रांचियल पल्स, फिर रेडियल पल्स, ऐसे अलग अलग ये इसके पॉइंट्स होते हैं। तो उसका पल्स रेट चेक करना है, पल्स ठीक से चल रहा है क्या, ठीक है। अगर पल्स ठीक से नहीं चल रहा है तो फिर हमें उसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मतलब आर्टिफिशियली उसको रेस्पिरेशन कराना है। अब आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन कैसे कराते हैं हम लोग, जैसे कि माउथ टू माउथ, ठीक है। माउथ टू माउथ मतलब उसके मुंह से मुंह लगाकर उसे ऑक्सीजन देना है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, उसको सीधा लिटा दिया, उसकी नाक बंद कर दी, ठीक है, और उसके मुंह से हमारा मुंह लगाकर उसको ऑक्सीजन छोड़ना है, ठीक है, ताकि उसके हार्ट एक्टिवेट हो सके, उसकी जो बॉडी ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, सेल्स है, वो एक्टिवेट हो सके। क्योंकि अगर अनकॉन्शियस हो गया है, उसमें भी अगर उसका ब्रीदिंग भी नहीं चल रहा है तो क्या होगा, उसके सेल डैमेज हो सकते हैं, उसके टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं,
और उसका हार्ट जो है वो स्टॉप हो सकता है। तो इसलिए हमें सबसे मेन क्या करना है कि उसकी हार्ट रेट को नॉर्मल लाना है, उसकी ब्रीदिंग को स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो माउथ टू माउथ रेजिस्ट्रेशन दे दिया हमने। अब ये देते कैसे है वो स्टेप बता दिया मैंने। अब इसको 5 टाइम्स देना है। ठीक है, फटाफट इसे 5 टाइम्स दे दिया। और माउथ टू माउथ रेजिस्ट्रेशन देने के वक्त हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे कि जब भी आप लोग उसी बॉडी में ऑक्सीजन दे रहे हो तो उसका चेस्ट राइज होना चाहिए। फिर जैसे राइज हो जाएगा थोड़ा वेट करना है ताकि उसका चेस्ट फिर से लो हो सके। मतलब जैसे हमारी ब्रीदिंग चलती है, हम लोग इनहेल जब करते हैं तो हमारा चेस्ट फूलता है, फिर एक्सेल करते हैं तो चेस्ट रिलैक्स हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह जब भी हम लोग ब्रीदिंग देंगे विक्टिम को तो उसका चेस्ट राइज होना चाहिए, फिर लो होना चाहिए, फिर हम लोग सेकेंड टाइम देंगे। ऐसे 5 टाइम्स देना है उसे। फिर बाद में 5 टाइम्स होने के बाद फिर से उसको आवाज़ देना है। अगर ब्रीदिंग उसका स्टार्ट होता है या फिर कॉन्शियस में आता है तो फिर उसको थोड़ी सी वार्मनेस देना है। कई बार इतने से ही जो पर्सन है वो कॉन्शियस में आ जाता है। ठीक है, फिर जैसे वो पर्सन कॉन्शियस में आता है तो उसके क्लॉथ चेंज करना है अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि बहुत देर तक पानी में रहने की वजह से उसका बॉडी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके जो क्लॉथ्स है वो चेंज करिए। फिर उसके साथ साथ उसकी जो सोल एंड पाम, मतलब हाथ की जो हथेली है और जो पैर की जो हथेली होती है, मतलब तलवे होते हैं, उसको रब करना है ताकि उसकी बॉडी में वार्मनेस तैयार हो। ठीक है, ये करना है। लेकिन अगर हमें हमारे माउथ टू माउथ रेजिग्नेशन के बाद भी अगर उसको कॉन्शियसनेस नहीं आता है, मतलब उसकी ब्रीथिंग अगर स्टार्ट नहीं होती है, तो फिर हमें सेकेंड स्टेप अपनाना है। अब सेकेंड स्टेप क्या है? सीपीआर। ठीक है, अब सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन, सीपीआर। ठीक है, अब ये सीपीआर हमें स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसका जो हार्ट है उसका एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, उसका हार्ट स्टार्ट होना चाहिए, उसके बॉडी में ऑक्सीजन जाना चाहिए ताकि उसकी जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, वो ठीक से काम कर सके, डैमेज ना हो। अब ये सब चीज़ें हम लोग कब करना है? जब तक एम्बुलेंस आ ना जाए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हॉस्पिटल जो भी हमने एम्बुलेंस कांटेक्ट किया है वो पास में हो, कई बार हो सकता है ये दूर हो। कि अगर हम लोग कोई विलेज में अगर जा रहे हैं, वहाँ की नदी में अगर डूब गया है, वहाँ की डैम में अगर पर्सन डूब गया है, तो वहाँ पे जो मेडिकल असिस्टेंस है उसको मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, तो जब तक एम्बुलेंस आती नहीं है या फिर पेशेंट है जो भी विक्टिम है वो जब तक कॉन्शियस में नहीं आता है, उसको अवेयर नहीं आता है, तब तक ये चीज़ें करते रहनी है। क्योंकि उसकी ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सीपीआर कैसे करेंगे? सीपीआर करने के पहले उसको सीधा लिटा दिया, उसके बैक के बल पे, मतलब उसकी पीठ के बल पे उसको सीधा लिटा दिया। फिर हमारे हाथ के ऊपर हाथ रखना है, ऐसे लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना है, और उसके चेस्ट के मिडल में जहाँ पे हमारा स्टर्नम होता है वहाँ पे उसको प्रेस करना है ताकि हमारा जो हार्ट है उस पर प्रेशर क्रिएट हो। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे करेंगे? इसको 100 टाइम्स इन 1 मिनट करना है। मतलब प्रेस किया छोड़ा, प्रेस किया छोड़ा, मतलब ये थोड़ा सा फास्ट करना है। ठीक है, 100 टाइम्स, 100 to 120 टाइम्स ये 1 मिनट में करना है। 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है। मतलब पंप करना है, छोड़ना है, पंप करना है, छोड़ना है। ठीक है, अब ये हो गया सीपीआर। अब फिर से उसको चेक करना है उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट हुई है क्या, उसकी पल्स रेट चेक करना है, उसकी कॉन्शियस से चेक करना है कि वो कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है क्या। अगर नहीं कर रहा है तो फिर से ये चीज़ें इसको रिपीट करना है। मतलब 2 बार हमने माउथ टू माउथ रेजिस्टेशन दिया, मतलब मुंह से सांस भरा हमने, फिर बाद में 1 टाइम सीपीआर दिया। ऐसे इसको
अल्टरनेटली एक के बाद एक ये रिपीट करना है जब तक पेशेंट कॉन्शियसनेस में ना आ जाए, या फिर हमें कोई भी मेडिकल असिस्टेंस या फिर जो भी हमने एम्बुलेंस बुलाया है तब जब तक वो आ ना जाए तब तक हमें ये प्रोसीजर रिपीट करना है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि माउथ टू माउथ रेजिग्नेशन और सीपीआर इसकी अल्टरनेट देने की वजह से हमारा जो पेशेंट है या जो विक्टिम है वो कॉन्शियसनेस में आ जाता है। ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर आगे के हम लोग और स्टेप कर सकते हैं। तो अब आगे के स्टेप करने से पहले हम लोग को चेक करना है कि पेशेंट रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है, उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। हो सकता है जो उसकी जीभ है वो अटक जाए पीछे, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमारी टंग है, जीभ है, वो उल्टी होकर हमारे लेरिनिक्स या जो विंड पाइप का जो स्टार्ट है वहाँ पे वो अटक जाती है। ठीक है। तो जिसकी वजह से ब्रीदिंग उसको नहीं मिल पाता है। ठीक है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है पेशेंट को फीट आते हैं जिसको हम लोग सीजर्स भी बोलते हैं, मतलब दांत खिड़ी आ जाती है या फिर स्ट्रोक आ सकता है। तो हमें पहले चेक करना है कि इसको ऑलरेडी हुआ क्या है। ठीक है। उसकी जीभ अटकी है क्या, या फिर उसके विंड पाइप में कुछ ब्लॉकेजेस है क्या, क्योंकि कई बार विंड पाइप में पानी भरने की वजह से भी ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद हमारे जो ट्रीटमेंट्स है वो आगे बढ़ाने हैं। अगर जीभ अगर अटक गई है तो उसे उसका जो हेड है वो थोड़ा सा टिल्ट करके, मतलब साइड में मुड़ाकर उसके मुंह में उंगली डालकर उसकी जीभ को स्ट्रेट करना है ताकि उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट हो सके। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि फिर भी उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो हम लोग चेस्ट पे जो प्रेस कर रहे थे वो प्रेस कंटिन्यू करना है, ताकि अगर उसके विंड पाइप में अगर कोई पानी अगर भरा है तो वो बाहर निकल सके। ठीक है। तो इसकी वजह से उसका ब्रीदिंग स्टार्ट हो सकता है। अगर फिर भी अगर उसका ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर हमारा जो माउथ टू माउथ रेजिग्नेशन और सीपीआर इसको कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है। अगर हम लोग जब एक दो रिपीटेशंस करते हैं, मतलब जब दो बार हमने माउथ टू माउथ कर दिया रेजिग्नेशन और सीपीआर कर दिया, तो अगर हमने ये 2 से 3 बार जब हम लोग स्टेप करते हैं तो कई बार जो विक्टिम है उसको कॉन्शियस आता है, मतलब उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। अगर इसके बाद उसका ब्रीदिंग स्टार्ट हो रहा है तो फिर से हम लोग उसके जो पाम्स है, उसकी जो सोल है उसको रब करना है, उसको वार्मनेस कर पहुंचाना है और उसको आवाज़ देना है ताकि वो उठ सके। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब उसको सीपीआर दे दो, आप माउथ टू माउथ रेजिग्नेशन दे दो, फिर भी वो अवेयर नहीं हो पाता है, कॉन्शियस में नहीं आ पाता है। तो जब तक एम्बुलेंस ना आए तब तक उसे ये स्टेप देते रहना है। ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट एड फॉर ड्रोनिंग। अब ये था कि जब भी आगे वाला पर्सन ड्रोन हो रहा है, मतलब डूब रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग डूब जाते हैं। मतलब कई बार हम लोग अगर पानी की जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे अगर फिसलन अगर हो तो हम हमारा पैर फिसल कर हम लोग पानी में गिर सकते हैं। कई बार हिल एरिया है, वहाँ पे पैर सटक कर हम लोग गिर सकते हैं। मतलब एनी कंडीशन, कोई भी अगर कंडीशन में अगर हम लोग पानी में गिरते हैं तो हमें कौन सी सावधानी रखनी है वो अब हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टेबल रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम लोग ज़्यादा वरी करते हैं, ज़्यादा डरते हैं, तो हमारी जो मसल्स है वो बहुत स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। मतलब जो उसका आकुंचन और प्रसार है वो बहुत स्पीड से होने लगता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन इनटेक है वो बढ़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि आपको पानी में स्टेबल रहना है। ठीक है। अगर आपको स्विमिंग आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप स्विमिंग करके बाहर आ सकते हो, लेकिन हमेशा हर पर्सन को स्विमिंग नहीं आता है। तो कुछ टिप्स ऐसे याद रखने चाहिए, माइंड में रखने चाहिए, ताकि हम लोग बच सके। ठीक है। सबसे पहले हमारे बॉडी को हमने स्टेबल कर लिया। ओके। मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, क्योंकि हम लोग बचने के लिए बहुत आड़े टेढ़े हाथ पैर मारते हैं, जिसकी वजह से हम लोग और नीचे जाकर डूब सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे बॉडी को स्टेबल करना है।
और हमारी जो हेड है उसको ऊपर रखने की कोशिश करना है, पानी के ऊपर रखने की कोशिश करिए और नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए। क्योंकि अगर ऊपर रहेगा तो हम लोग नाक से सांस ले सकते हैं, ब्रीदिंग ले सकते हैं, और जब भी हमारे लंग्स में ब्रीदिंग रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो हमारी बॉडी फ्लोट होने के लिए हेल्प होगा। मतलब जब भी हमारे लंग्स में हवा होती है तो हमारी बॉडी फ्लोट होने लगती है, तैरने लगती है। तो इसीलिए हमारे जो पैर है उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए, हाथों को ऊपर रखने की कोशिश करिए, और सबसे मेन हमारा जो हेड एरिया है, जो हमारा फेस एरिया है, उसको ऊपर रखने की कोशिश करिए और नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद हमें ज़ोर से चिल्लाना है, किसी को हेल्प के लिए, मदद के लिए आवाज़ देनी है। ठीक है। तो हम लोग ज़ोर से आवाज़ दे सकते हैं, या फिर हाथ से वेव करके पानी को ऐसे हटाकर, मतलब पानी की मदद से, जब हम लोग पानी में से आवाज़ करते हैं तो उसकी मदद से हम लोग किसी को बुला सकते हैं मदद के लिए। ठीक है। या फिर अगर आजू बाजू में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, जैसे कि रस्सी हो, या फिर कोई बॉटलें तैरते रहती है पानी में, वो अगर मिल रही है, कोई कैन अगर मिल रही है, तो उसकी मदद से हमें थोड़ा सा हमारी बॉडी को स्टेबल करना है, पानी के ऊपर रखने की कोशिश करना है। ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारे अगर कपड़े या फिर हमने शूज़ अगर पहने हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी पे ज़्यादा वेट डालेंगे। क्योंकि कपड़े गीले हो गए हैं, जो हमारे शूज़ है वो गीले हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी पे वेट डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी डूबने लगता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा वेटेड है, जैसे कि अगर हमने कपड़े पहने हैं, जैकेट पहना है, तो उसको निकाल दीजिए। ठीक है। शूज़ अगर पहने हैं तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि इसी में पानी भरकर हमारा बॉडी वेट बढ़ने लगेगा और हमारी बॉडी सिंक होने लगेगी, मतलब डूबने लगेगी। ठीक है। फिर इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी को कौन सी चीज़ें डिफ़िकल्टी दे रही है, अड़चन पैदा कर रही है। जैसे कि हो सकता है आपके पैर में कुछ अटक गया हो, तो उसको निकालने की कोशिश करिए, या आपके आजू बाजू बहुत सारी ऐसी अड़चन की चीज़ें हैं जो आपको डुबा रही है या आपको अंदर की ओर खींच रही है, तो ऐसी चीज़ों को बाजू में हटाने की कोशिश करिए। ठीक है। और फिर थोड़ी देर में आपको कोई ना कोई मदद मिल जाएगी, कोई ना कोई आपका आवाज़ सुन लेगा, तो आप फिर इस तरह से उसको खुद को बचा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ड्रोनिंग। मतलब कोई भी अचानक अगर गिर जाता है, सुसाइड करता है, या फिर हम लोग खुद अगर गिरते हैं तो हम लोग खुद को कैसे सेव कर सकते हैं, ये हम लोग इसमें देखा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट अटैक। मतलब जब भी हमें हार्ट अटैक आता है, या फिर पेशेंट जो भी विक्टिम है उसको अगर हार्ट अटैक आता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट अटैक क्या है। मतलब हार्ट का अटैक, उसका ब्लॉकेज, उसका जो वर्किंग है वो कम हो जाना, या फिर स्टॉप होना, या फिर हार्ट फेल होना, तो ये सारी चीज़ आती है हार्ट अटैक में। ओके। तो हार्ट अटैक में एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, तो उसको ऑक्सीजन ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। हमारा हार्ट का फंक्शन कैसा है, जब भी हम लोग इनहेल करते हैं तो एयर हम जाता है हमारे लंग्स में, फिर हमारी जो एल्वियोली है वो एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और वो ब्लड में छोड़ती है। बट मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसके आजू बाजू, उसमें वो ऑक्सीजन छोड़ती है। ठीक है। फिर ये जो ऑक्सीजन ब्लड है वो जाता है हमारे हार्ट में, फिर हार्ट की मदद से हमारे पूरे बॉडी में वो पंप होता है। तो यह है नॉर्मल फंक्शनिंग। लेकिन होता क्या है, कई बार हमारे हार्ट के वेसल्स में जो रक्त वाहिनियाँ हैं उसमें कुछ ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं। ठीक है। जब हमने कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ देखा था, उस टाइम हमने देखा था कि हार्ट रिलेटेड कई सारी बीमारियाँ होती है। मतलब वॉल्व जो हमारी हार्ट की वो काम करना बंद करती है। कई बार जो वेसल्स है, मतलब रक्त वाहिनियाँ हैं, उसका वर्किंग स्लो हो जाता है। ठीक है। कई बार उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं।
जैसे कि अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा रहे हैं या फिर फैटी पदार्थ अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या होगा, हमारी जो रक्त वाहिनी है वहाँ पे फैट एक्यूमुलेट होगा, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो होने लगती है। ठीक है, और उसमें ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड हमारे हार्ट तक आ रहा है या फिर हार्ट से बाहर जा रहा है तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट फंक्शनिंग, सॉरी हार्ट डिसफंक्शनिंग, मतलब हार्ट का जो फंक्शन है वो कम हो गया है, हार्ट का जो पंपिंग फंक्शनिंग है वो कम हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ है, बाकी जो ऑर्गन्स है, उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, या फिर जो ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और वहाँ पे वो डैमेजेस शुरू करेगा। ठीक है, अब हार्ट क्या करता है, बाकी ऑर्गन्स को, सेल्स को, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ खुद अपनी मसल्स को भी ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड करता है। तो वो मसल्स होती है कोरोनरी आर्टरीज। ये अभी हम लोग आगे डीप में देखेंगे, जब हम लोग सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वहाँ पे हम लोग डीप में देखेंगे। लेकिन अभी आप लोग एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है इसका वो ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो हार्ट अदर पार्ट्स को भी ऑक्सीजन ब्लड देता है और खुद के मसल्स को, जो कार्डिक मसल्स होते हैं, उसको भी वो ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड करता है कोरोनरी आर्टरी की मदद से। ठीक है, तो जब भी हार्ट पंप करना कम करेगा या फिर उसमें अगर कुछ वॉल्व का प्रॉब्लम होगा या कोई ब्लड वेसल का प्रॉब्लम होगा तो वो खुद के मसल्स को भी ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जब हार्ट के मसल्स को अगर ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट का फंक्शनिंग और बिगड़ने लगेगा, उसके डिसीजेस तैयार होंगे या फिर उसमें जो पंपिंग उसका है फंक्शनिंग वो कम हो जाएगा, और ऐसा धीरे धीरे जब भी इसके डिसीज़ में सिवियरिटी बढ़ेंगी तो यहाँ पे हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, और जब हार्ट फेलियर हो जाएगा तब हमें आता है हार्ट अटैक। ओके, अब हार्ट अटैक जब भी आता है तो इसमें कई सारे सिम्टम्स होते हैं या फिर इसके जो टाइप्स होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे कि हार्ट पंप करना बंद कर देगा या फिर जो मसल्स है उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले होगा इस्टीमिया। जब भी हार्ट का जो फंक्शनिंग कम होता है तो सबसे पहले होता है स्टेप जो होता है वो होता है इस्टीमिया, ISCHEMIA। इस्टीमिया क्या है, इस्टीमिया ऐसी कंडीशन है जब हमारे बॉडी को हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिलता है या फिर जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, तो ऐसे टाइम होता है इस्टीमिया। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड फ्लो कम हो जाना, उसको बोलते हैं इस्टीमिया। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया HYPOXIA, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमतरता। अब कोई भी बॉडी पार्ट में जब ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड ही अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है। तो इस्कीमिया जब होगा मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हाइपोक्सिया, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमतरता आएंगी। ठीक है, जब फिर हाइपोक्सिया होगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है टिश्यू डैमेज, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जिसकी वजह से सेल डैमेज होंगे, सेल डैमेज होंगे तो टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज होंगे तो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है वो डैमेज होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी हमारा हार्ट पंप नहीं करेगा ठीक से तो हमारा पर्टिकुलर से जो रिलेटेड जहाँ जहाँ वो ब्लड प्रोवाइड कर रहा है वहाँ वहाँ के सेल्स, टिश्यूज़ और जो ऑर्गन है वो वर्किंग कम कर देंगे, वो डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, और इन सभी कंडीशंस को बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक कि हार्ट अटैक क्या होता है। अब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब
हम जो साइंस होंगे, जब भी हार्ट अटैक आएगा या फिर स्ट्रोक आएगा, तो उसका जो साइन एंड सिम्टम्स होगा वो अलग अलग रहेगा। लेकिन इसकी जो पीछे का जो कारण है वो आपको मैंने समझा दिया कि कौन से कारण हो सकते हैं। अब हर पेशेंट में, हर विक्टिम में कारण अलग अलग रहेगा। अब कई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो ऐसे पेशेंट को भी हार्ट अटैक आता है। या फिर कोई पेशेंट को अगर शॉक लग गया है, शॉक मतलब अगर बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ अगर मिल गई है तो ऐसे में हमें शॉक लगता है। ठीक है, तो ऐसे में हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, मतलब फिर वो प्रोसेस चालू हो जाएंगी, इश्कीमिया, हाइपोक्सिया और टिश्यू डैमेज। ठीक है, या फिर कई बार बहुत बड़ा सदमा बैठता है हमें, किसी की अगर डेथ हो गई है, या फिर ऐसी चीज़ हमने देख ली है जिससे हम लोग बहुत डरते हैं, जैसे कि सांप देख लिया, या फिर अंधेरे में बहुत लोग डरते हैं, तो वो एक बार हो सकता है। मतलब कारण कई सारे हो सकते हैं इसके। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हार्ट है उसका फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके देखते हैं हम लोग सिम्टम्स क्या रहेंगे, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। जब भी हार्ट अटैक आता है या फिर हार्ट रिलेटेड कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है, स्ट्रोक्स आए हैं, तो आप लोग पहचानेंगे कैसे। तो सबसे मेन इसका सिम्टम है एंजाइना। एंजाइना इससे पहले हमने डिस्कस किया है। एंजाइना क्या है, ये एक चेस्ट पेन है। मतलब एंजाइना इज डिफाइंड एज द चेस्ट पेन ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब हमारे पर्टिकुलर पार्ट में या फिर हमारे हार्ट में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से पेन तैयार होता है, चेस्ट पेन तैयार होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजाइना, ANGIA, एंजाइना। ठीक है, एंजाइना इज अ चेस्ट पेन ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ऑक्सीजन ब्लड जब भी नहीं मिलेगा तो हमारा चेस्ट पेन तैयार होगा, जिसे हम लोग एंजाइना बोलते हैं। तो सबसे मेन सिम्टम ये रहेगा। ठीक है, तो जब भी हार्ट अटैक आ रहा है, उससे स्ट्रोक्स आ रहे हैं, तो हमारा जो हार्ट एरिया है या जो मिडल एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द तैयार होगा। तो पेन कैसा रहेगा इसमें, जो चेस्ट पेन होगा तो वो मिडल एरिया में होगा ज़्यादातर। ठीक है, और ऐसा स्क्वीजिंग पेन रहेगा, मतलब जैसे जकड़न तैयार होती है, कंजशन जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं हम लोग। और स्क्वीजिंग मतलब ऐसा मोड़ वहाँ पे तैयार होंगी, मतलब कैसे बोलते हैं उसे, यहाँ पे ऐसा लगता है कोई ऐसे जकड़ रहा है, ऐसा पेन तैयार होगा। मतलब अंदर की जो वेन्स है सिर्फ वहाँ पे खिंचाव तैयार होगा, उसको बोलते हैं स्क्वीजिंग। मतलब ऐसे जो हम लोग मोड़ते हैं ना कोई चीज़ को, तो वैसा पेन हमें वहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब ये पेन 15 मिनट से भी ज़्यादा चलता है, मतलब लगातार ये पेन होता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें हार्ट बंद होता है या फिर एसिडिटी वजह से भी पेन होता है, लेकिन वो कुछ मिनट के लिए होता है फिर ठीक होता है। लेकिन हार्ट पेन में क्या होता है, ये 15 मिनट से भी ज़्यादा ये पेन चलते रहता है, कंटिन्यूस पेन रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो पेन है वो बाकी एरिया में फैलने लगेगा। मतलब हमारे शोल्डर्स में, ठीक है, हमारे बैक में, बैक में मतलब स्कैपुला में पेन होगा, अपर बैक में पेन होगा, हमारे जबड़े में मतलब हमारी जो जॉज है वहाँ पे पेन होगा, हमारे दांतों में तकलीफ होंगी। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हार्ट हमारा पंप करता है ब्लड बाकी एरिया में, तो वो पंप नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ गए हैं। ठीक है, तो हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो रुक गया है। तो हमारे जो हार्ट के आजू बाजू जो एरिया है वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिल पाएगा। और ऑक्सीजन ब्लड जब नहीं मिलता है तो वहाँ के सेल डैमेज होते हैं, वहाँ के टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन लगता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है इश्चीमिया, तो उसमें जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है या ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है तो यहाँ पे सीवियर पेन तैयार होता है। जो फर्स्ट स्टेप बताया था आपको मैंने इश्चीमिया, तो जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होता है वहाँ पे पेन हमें बहुत फील होता है। ठीक है, तो चेस्ट पेन के साथ साथ उसके सराउंडिंग एरिया में भी पूरा दर्द चालू हो जाएगा, हमारे चीन में, हमारे जॉ में, टीथ में, शोल्डर्स में, बैक में, ये पूरा पेन होने लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है।
फिर इसके साथ साथ हमें डिजीनेस लगेगा, फेंटिंग होंगी। डिजीनेस मतलब हमें चक्कर आने लगेंगे, या फिर फेंट मतलब चक्कर आके हम लोग गिर जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे पर्सन को जब भी आप लोग देखते हैं, जो विक्टिम आपके सामने है, जो पेशेंट आपके सामने है, अगर उसको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइए कि इसे हार्ट अटैक आ रहा है, या फिर हार्ट से रिलेटेड ये चीज़ें आ रही हैं। अब आपको जैसे मैंने टाइमिंग बताया कि पेन ये 15 मिनट से भी ज़्यादा चलता है, तो 15 मिनट्स आपको वेट नहीं करना है। तुरंत जैसे आपको लग रहा है कि ये अनकॉन्शियस हो रहा है, इसे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि वो बताएगा कि मुझे हार्ट में बहुत तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो जब भी ये चीज़ें बताता है, तो आपको तुरंत मेडिकल कांटेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट एड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा, आप लोग मेडिकल असिस्टेंट को कांटेक्ट करेंगे। मतलब 112 जो एम्बुलेंस का नंबर है, या फिर 977 जो रेड क्रिसेंट का नंबर है। ओके। तो इन्हें यहाँ पे कांटेक्ट करना है। सॉरी, 977 नहीं, 997 है, 997। तो ये क्या है, रेड क्रिसेंट का नंबर है। मतलब ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसी में ये कांटेक्ट करते हैं और हेल्प मिलता है हमें। तो सबसे पहले हमें मेडिकल असिस्टेंट को कांटेक्ट करना है, और उनका हेल्प मिलने तक हमें फिर बाकी स्टेप्स हमारे अप्लाई करने हैं। ठीक है। अब जैसे कि इसे चेस्ट पेन हुआ, नौसिया मतलब मतली टाइप लगेगा, जी मचलाएगा, उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग रहेगा, फिर उसको स्वेटिंग आएंगी, मतलब घबराहट तैयार होती है जब स्वेटिंग होता है। तो इन सब चीज़ें जब हमें दिखाई पड़ती है, तो हमें फर्स्ट एड हमारा शुरू करना है। ठीक है। अब फर्स्ट एड कैसे चालू करेंगे, सबसे पहले उसका ब्रीदिंग चेक करना है, क्योंकि पर्सन तो अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसका ब्रीदिंग चल रहा है क्या, वो चेक करना है। ब्रीदिंग अगर ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसकी पल्स रेट चेक करना है, पल्सेस चेक करना है। तो पल्सेस भी आपको बताया मैंने, जो कैरोटॉइड पल्स होता है विंड पाइप की बाजू में, या फिर रिस्ट की बाजू में जो होता है रेडियल पल्स बोलते हैं, ब्रेचुअल पल्स होता है। ऐसे बहुत से पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, जहाँ से हम लोग पल्स हमारे जो विक्टिम है उसका चेक कर सकते हैं। ठीक है। पल्स चेक कर लिया, अगर पल्स भी अगर नहीं चल रहे हैं, तो फिर फटाक से उसका सीपीआर स्टार्ट करना है। ठीक है। अब सीपीआर में क्या रहेगा, कार्डियोपल्मोनरी जो रेसिसिटेशन है वो आपको स्टार्ट करना है। उसका आपको मैंने स्टेप बता दिया कि उसको सीधा लेटा कर उसके चेस्ट पर पंपिंग करना है दोनों हाथों से। और ये पंपिंग कैसा रहेगा, 100 to 120 पंप्स कॉम्प्रेशंस करना है 1 मिनट में। ठीक है। मतलब 100 to 120 कॉम्प्रेशन किया 1 मिनट में, जितना फास्ट हो सके। अब ये कॉम्प्रेस ऐसा करना है कि जो हमारा चेस्ट एरिया है ये 2 से 3 इंच अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग धीरे से अगर कॉम्प्रेस करेंगे, तो वो हमारे हार्ट तक उसका प्रेशर नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे हार्ट को एक्टिवेट करना है। तो अगर ऊपरी तौर पर अगर हम लोग प्रेस करते हैं, तो हमारी जो रिब्स है वो सिर्फ कॉम्प्रेस होंगे। तो इसीलिए हमें ज़ोर से कॉम्प्रेस करना है, ताकि 2 से 3 इंच तक हम लोग अंदर प्रेस कर सकें। ऐसा कॉम्प्रेशन करना है 100 to 120 टाइम्स इन 1 मिनट। ठीक है। फिर ये 100 to 120 टाइम्स किया, फिर से उसको चेक करिए कि उसका ब्रीदिंग स्टार्ट हुआ है क्या, उसको आवाज़ दीजिए, वो कॉन्शियस में लाने की कोशिश करिए। अगर नहीं हुआ है, तो फिर से ये कॉम्प्रेशन स्टार्ट करना है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिए कि ये हम लोग क्या करना है, 1 से 2 मिनट करना है, फिर 3 स्टेप करना है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, तो हमें खुद उसकी मदद करनी पड़ेगी। मतलब अगर कई बार क्या होता है, ये कंडीशन विलेजेस में हो सकती है, या फिर ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट जल्दी पहुँच ना पाए, तो आपको एम्बुलेंस का ही वेट नहीं करना है। आप लोग खुद उसको लेके जाइए हॉस्पिटल। कोई अगर आजू बाजू कोई अगर हो, उसके पास 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसमें उसको बिठाकर तुरंत आप ही लेके जाइए। मतलब बहुत देर तक इसे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है,
क्योंकि हार्ट अटैक जब भी आता है तो इसमें एक एक मिनट भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका बॉडी में ब्लड फ्लो रुक गया है, वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिल रहा है, तो आपका जो सेल है, टिश्यू है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डैमेज होने लगेंगे, मरने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, अब आपने सीपीआर भी दे दिया उसको, अगर हेल्प नहीं मिल रहा है तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो हॉस्पिटल पर्सन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हार्ट अटैक फर्स्ट एड मैनेजमेंट। जो भी प्राथमिक उपचार हमने दिया वो यहाँ पे ही हमारा ख़त्म हो गया। इसके अलावा बाकी कोई भी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे बहुत से लोग उसको पीठ पे थपथपाते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, मतलब उसको उठा के बैठाने की कोशिश करते हैं, ये अदर चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपको सीपीआर आता है तो वो दीजिए, उसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश करिए, या फिर तुरंत आप ही उसको मेडिकल में एडमिट कर दीजिए, हॉस्पिटल जो भी होगा वहाँ पे एडमिट कर दीजिए, ताकि जो डॉक्टर्स है वो उनका प्रोसीजर आगे कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया हार्ट अटैक मैनेजमेंट और ड्रोनिंग। तो आज की क्लास हम लोग ओके यहाँ सर। स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।